नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। वक्फ बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने सदस्यों का जताया आभार। असुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ विधेयक 2025 के खिलाफ की याचिका दायर। ममता बनर्जी को झटका, कोलकाता हाई कोर्ट ने हिंदू संगठन को दी रामनवमी रैली की इजाजत। 10 साल में 3 बड़े ऑपरेशन हुए लालू प्रसाद यादव के, एम्स में सर्जरी के बाद की पहली तस्वीर आई सामने। और गृह मंत्री अमित शाह ने दिग्विजय सिंह को कहा, हर जगह मैं ही दिखता हूं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। कांग्रेस, आप, सपा, बसपा समेत तमाम राजनीतिक संगठनों ने बिल का विरोध किया, लेकिन सदन में सहयोगी शरद पवार की गैर मौजूदगी में, साथ ही उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 2 अन्य नेता भी सदन की कार्रवाई के दौरान मौजूद नहीं थे। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सहयोगी राष्ट्रवादी शरद पवार की पार्टी बिल के समर्थन में है या विरोध में। वहीं महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी की सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट ने नेता संजय निरुपम ने वक्फ बिल को लेकर शरद पवार की पार्टी और सांसदों की भूमिका का समर्थन करते हुए स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सेकुलर होने के बावजूद शरद पवार मुस्लिम संगठन के दबाव में नहीं आए। वहीं अब लगता है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी अब बिखर चुका है और कांग्रेस की नीतियों पर सहयोगी पार्टियों को भरोसा नहीं रहा। शरद पवार जी की जो भूमिका और उनके पार्टी के सांसदों की जो भूमिका रही वक्फ संशोधन विधेयक के ऊपर, उसका मैं समर्थन करूंगा, उसका मैं स्वागत करूंगा और उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। शरद पवार जी ने और उनके जैसे सारे जो समझदार नेता, उन्होंने समझा कि वक्फ संशोधन विधेयक में सामान्य मुसलमान के खिलाफ कुछ भी नहीं है। वक्फ बोर्ड एक लूट खसोट का अड्डा है, भ्रष्टाचार का केंद्र है और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्डों की संपत्तियों का कुशल प्रबंधन हो और चंद जो बड़े लोग वक्फ बोर्ड के ऊपर बैठ करके जो लूटपाट मचाए हुए उनके ऊपर नियंत्रण रखा जाए, इस बात को उन्होंने समझा। और आखिरकार जो स्वयं सेकुलरिज्म के बहुत बड़े पुरोधा माने जाते हैं शरद पवार, उन्होंने सेकुलर होने के बावजूद मुस्लिम संगठनों के दबाव में नहीं आए और उन्होंने जो केंद्र सरकार ने सही प्रस्ताव रखा है जिसमें मुस्लिम समाज का हित है, उस प्रस्ताव के साथ खड़े रहे। इसमें बहुत ज्यादा राजनीति ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना अवश्य स्पष्ट हो गया कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बुरी तरह से बिखर चुका है। कांग्रेस के नीतियों के ऊपर अब उनके सबसे बड़े सहयोगी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार को भी भरोसा नहीं रहा। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष में जोरदार चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। राज्यसभा में बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आमने सामने आ गए, जब बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मुस्लिम समाज के ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व और वर्तमान छवि को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पहले मुस्लिम समाज के प्रतीक बिस्मिल्लाह खां, कैफी आजमी जैसे लोग हुआ करते थे, लेकिन आज समाज को अतीक अहमद और याकूब मेमन जैसे नामों से जोड़ा जा रहा है। इस पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने त्रिवेदी के बयान को निंदनीय बताया। वहीं दिग्विजय सिंह ने गुजरात दंगों की बात उठाते हुए अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात में जब दंगे हुए, अमित शाह उस समय गृह मंत्री थे, उन्हें बताना चाहिए कि उस समय उनकी क्या भूमिका थी। उनके बयान पर अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को मेरे नाम का ऐसा हुआ है कि वो उन्हें हर जगह में ही दिखता हूं। जब गुजरात में दंगे हुए, मैं गृह मंत्री नहीं था, मैं 18 महीने बाद इस पद पर आया था। इसके बाद दिग्विजय सिंह चुप हो गए। 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात की थी कि सभी माननीय सदस्य ने और बात कही है कि अब हमारे तरफ ऐसे ऐसे मुसलमान थे और वैसे वैसे मुसलमान हम लोग की तरफ थे। ये
पूरे समाज के साथ, पूरे अल्पसंख्यक समाज के साथ अपमानजनक बात है। और माननीय सभापति महोदय, आप बताइए, माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर जब गृह मंत्री थे, जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था, ये जन जाहिर होम मिनिस्टर। नेवर, इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना, दिग्विजय सिंह सुनिए, 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना। दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। राज्य के फूड एंड ड्रग विभाग ने फर्जी दवाइयों को लेकर एक बड़े सिंडिकेट मुंबई एयरपोर्ट पर उसे पकड़ा है। विदेश से फ्लाइट से कुछ फर्जी दवाइयां मुंबई लाई जा रही थीं, जिनको एफडीआई विभाग ने रेड कर अरेस्ट किया है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की है, जबकि अब तक 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। आइए सुनते हैं फर्जी दवाइयों के सिंडिकेट की धरपकड़ पर क्या कुछ कह रहे हैं राज्य के गृह मंत्री योगेश कदम। इंपोर्ट किए हुए मेडिसिन बेची जा रही है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी और मैंने मेरे माध्यम से एफडीए के अधिकारियों के मार्फत इन सभी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ हमने रेड गिराई। और रेड के बाद एक चीज़ हमारे ध्यान में आई है कि जो भी इलीगल सब्सटेंसेस, मतलब इलीगल मेडिसिन जो भी इंपोर्ट हो रही है, उनकी एक स्पेशल मोड ऑफ ऑपरेटिंग है। स्पेशल मोड ऑफ ऑपरेटिंग में जो फॉरेनर्स है, कुछ केन्या से पर्सनल यूज के लिए हम मेडिसिन लेके आ रहे हैं, ऐसा रीजन देके 5-5, 10-10 मेडिसिन या फिर इंजेक्शन लेके आ रहे हैं और यहाँ पे इलीगली सेल कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा रैकेट है, ऐसे हमारा इसमें डाउट है। इसलिए 4 दिन पहले हमने जो कार्रवाई की है उसमें, और इसका जो चेन ऑफ इवेंट्स है या फिर चेन ऑफ पीपल है, उनको अभी ढूंढने का काम हमने चालू किया है। बिल्कुल, जिन्होंने इलीगली जिन्होंने इंपोर्ट किए हुए हैं उनके लाइसेंस हम रद्द कर रहे हैं, क्योंकि हमने कार्रवाई चालू की है। वो जो भी लीगल प्रोसेस है वो हमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस प्रीमाइसिस में से टोटल स्टॉप टू सेल ऐसे करके हम उन्होंने नोटिस दिए हुए, तो वहां से अभी कोई चीजें बेच नहीं पाएंगे, कुछ खरीद नहीं पाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की बहन और बहनोई पर मनरेगा में फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। शमी की बहन शबीना बहनोई गजनबी और कुछ अन्य परिजनों को मनरेगा में मजदूर बताकर भुगतान लेने के मामले में शबीना की सास गुले आयशा ने 8.68 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। शबीना और बहनोई गजनबी और उनके साथ 6 अन्य स्वजन के खिलाफ मनरेगा में मजदूरी लेने की जांच पूरी हो गई है। ग्राम प्रधान गुले आयशा, जो कि शमी की बहन की सास हैं, और तत्कालीन क्षेत्र पंचायत अधिकारी यानी कि बीडीओ प्रतिभा अग्रवाल सहित 11 लोगों को दोषी पाया गया है। अमरोहा में मनरेगा घोटाले में मोहम्मद शमी की बहन शबीना और उनके ससुराल पक्ष के कई लोग शामिल पाए गए हैं। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने दोषियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। शबीना की सास से 8.68 लाख रुपए की वसूली होगी और उनके अधिकार सीज किए जाएंगे। शबीना, उनके बहनोई गजनबी और अन्य परिजनों को मनरेगा मजदूर दिखाकर बड़ा भुगतान लेने का मामला सामने आया है। डीएम ने तत्कालीन 3 पंचायत सचिव उमा, अंजुम और पृथ्वी, एपीओ ब्रजभान सिंह समेत 8 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। तत्कालीन बीडीओ प्रतिभा अग्रवाल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। डीएम ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। वहीं पूरे मामले की बात करें तो जोया ब्लॉक के गांव पालोला में क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन शबीना की सास गुले आयशा पत्नी शकील अहमद ग्राम प्रधान है। वो 2021 में हुए चुनाव में चुनी गई थी। इससे पहले भी उनके परिवार में उनके पति व ससुर ग्राम प्रधान रहे हैं। प्रधान बनने से पहले ही उनके बेटे और क्रिकेटर शमी के बहनोई गजनवी समेत परिवार के 8 व कई अन्य लोगों के गलत तरीके से जॉब कार्ड बनवाए गए थे। जनवरी 2021 में ये सभी जॉब कार्ड बनवाए गए थे। अब मामले की पूरी जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी गई है। डीएम की ओर से मिले निर्देशों के तहत कार्रवाई की जा रही है। खबरों में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के घोड़बंदर परिसर में ठाणे ट्रैफिक विभाग द्वारा एक स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही थी, जिसमें बिना हेलमेट और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान एक 56 वर्षीय व्यक्ति का ट्रैफिक हवलदार ने बिना हेलमेट होने के कारण चालान काट दिया। इस बात से नाराज होकर उस व्यक्ति ने ट्रैफिक हवलदार से साथ हाथापाई शुरू कर दी। इस घटना का एक वीडियो भी है, जहां 56 वर्षीय व्यक्ति ट्रैफिक हवलदार को लात घूंसों से मारता दिख रहा है। दोनों के बीच जब लड़ाई तेज हो गई तो बाकी के ट्रैफिक हवलदारों ने आकर व्यक्ति को हवलदार से दूर किया। वीडियो में 56 वर्षीय व्यक्ति काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। घटना के तुरंत बाद नजदीकी कासर वड़वली पुलिस थाने में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 221 और 168 के तहत मामला दर्ज किया गया। आगे की कार्रवाई ठाणे ट्रैफिक विभाग द्वारा की जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर ठाणे ट्रैफिक विभाग के डीसीपी पंकज शिरसाट ने बताया कि हमने उस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश करते हुए ठाणे आरटीओ को पत्र भेजा है, जिसमें उनका अनफिट मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया गया है। डीसीपी पंकज शिरसाट ने ऐसे लोगों के लिए ये कहा है कि ट्रैफिक पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तैनात रहती है, न कि आपसे हाथापाई करने के लिए। यदि नागरिक ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो हमें कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मेरी विनती है कि ऐसे अनफिट व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति ना दी जाए। ये वीडियो 1 तारीख का दोपहर का 4 बजे का वीडियो है। ये वाघबीड़ नाका इस जगह पे जो स्पेशल ड्राइव चल रहा था उस दरमियान किया गया वीडियो रिकॉर्डिंग है। उसमें से जो कि सब हुज्जत झगड़ा करते हुए दिख रहा है, वो उसके ऊपर बिना हेलमेट की कार्रवाई की गई थी और उसका ही उसने मन में गुस्सा रख के पूरा प्रोग्राम किया था। उसके बाद उसके ऊपर BNS 221 के तहत नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कासरगोड पुलिस स्टेशन पे दाखिल की गई है और उसको पुलिस स्टेशन से 168 BNSS 168 सेक्शन अनुसार उसको नोटिस ही अदा की गई है और विदाउट हेलमेट का 129 मोटर व्हीकल एक्ट 129 का चार्ज उसके ऊपर बनाया गया है। यहाँ इस बार उसके बारे में आज हम लोग उसके ऊपर रिपोर्ट आरटीओ को रिपोर्ट लिख रहे हैं कि उसका लाइसेंस जो भी है उसको लाइसेंस अगले 2-3 महीने के लिए, जब तक वो मानसिक तनाव मुक्त से या मानसिक रोग से बाहर नहीं निकलता तब तक उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को ड्राइविंग करने के लिए अगर देंगे तो वो खुद के जान के लिए जोखिम करेंगे और दूसरे की भी जान के लिए जोखिम कर सकते हैं। सब लोगों के जो तनाव में रहते हैं उनके लिए आप आरटीओ से क्या कह सकते हैं? मैं आरटीओ को भी लिख रहा हूँ और मैं आपकी तरफ से सब जनता को विनती करता हूँ कि आपको पता है आपके घर में कौन मानसिक तनाव में है या कोई मानसिक रोगी है, तो कृपा करके उसको गाड़ी ना चलाने दिए जाए, क्योंकि अगर उसके खुद के लिए जान के जोखिम है और वो दूसरे के जान के लिए भी जोखिम कर सकता है। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ विधेयक बिल 2025 के खिलाफ याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में बिल को रद्द करने की मांग की है। ओवैसी ने संसद में वक्फ बिल का विरोध किया था। उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर बिल की एक कॉपी भी फाड़ दी थी। ओवैसी की याचिका अधिवक्ता लजफीर अहमद ने दायर की है। आपको बता दें कि विधेयक को राज्यसभा में 128 सदस्यों के पक्ष में और 95 ने विरोध में पारित किया। इसे 3 अप्रैल की सुबह लोकसभा में 288 सदस्यों ने समर्थन दिया और 232 ने विरोध किया। इससे पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी सुप्रीम कोर्ट में विधेयक की वैधता को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। इत्तेफाक से आप हमारे पास आए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कई लोग ये पिटीशन देंगे, कई पार्टीज करेंगी। आपको हमारे बारे में पता चला है, आप हमारे पास आए, तो ये तो हमने पार्लियामेंट में हमने और जितने भी कांग्रेस के तरफ से थे या अपोजिशन के तरफ से थे, सबने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये रिलीजियस बॉडी है। जिस तरह आप गैर मुस्लिम्स में हिंदू भाई बहन हो या सिख भाई बहन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सबको आज़ादी दे रहे हैं, तो हमारा आज़ादी कैसे छीन सकते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफगार्ड है हमारे लिए, तो ये वायलेशन कैसे आप कर सकते हैं? आपके पास नंबर्स है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कुछ भी पास करा लें।
गैर कानूनी काम कर लें और हम लोग चैलेंज भी ना करें। तो हम लोग ने चैलेंज किया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे चिंतन करेगी और मुझे यकीन है जल्द से जल्द इसको खारिज किया जाएगा। बात करते हैं ममता बनर्जी की। कोलकाता हाई कोर्ट से शुक्रवार को ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हिंदू संगठन अंजनी पुत्र सेना को हावड़ा में प्रस्तावित रूट पर रामनवमी की रैली निकालने की अनुमति दे दी है। शुरुआत में पश्चिम बंगाल सरकार ने इस रैली पर पिछले अदालती आदेशों के उल्लंघन होने का हवाला देते हुए आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 6 अप्रैल को होने वाली रामनवमी की रैली निकालने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने हिंदू संगठन को शांतिपूर्ण रैली सुनिश्चित करने के लिए कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। ये हर साल रामनवमी के मौके पर होने वाला धार्मिक कार्यक्रम है। कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाते हुए रैली पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से निकलनी चाहिए। इसमें कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर नहीं जाएगा। झंडे और प्लास्टिक का गदा लेकर जाया जा सकता है। रैली के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां तैनात रहेंगी। सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच रैली को पूरा करना होगा। इसमें 500 लोग शामिल हो सकते हैं, जिन्हें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जमा करवाना होगा। बता दें कि बंगाल पुलिस ने अंजनी पुत्र सेना को 6 अप्रैल को उनके अनुरोधित मार्ग पर रामनवमी शोभा यात्रा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। सुरक्षा चिंताओं और अदालती आदेशों के पिछले उल्लंघन का हवाला देते हुए पुलिस ने इसके बजाय 2 वैकल्पिक मार्ग सुझाए थे। इसके बाद संगठन ने हाई कोर्ट को चुनौती दी थी। अक्षय कुमार जल्द ही प्रियदर्शन की हॉरर थ्रिलर फिल्म भूत बंगला में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म अक्षय कुमार के करियर की बेहतरीन फिल्म भूल भुलैया की तरह ही कॉमेडी और हॉरर से भरपूर होगी। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ तब्बू भी लीड रोल में निभाती नजर आएंगी। दोनों ने प्रियदर्शन के साथ फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। फिल्म का क्लाइमैक्स हैदराबाद में शूट किया जाना है। फिल्म की कहानी काला जादू के इर्द गिर्द घूमेगी। फिल्म में एक ऐसी प्रथा को दिखाया गया है जिस पर भारत में कई लोग विश्वास करते हैं। स्क्रिप्ट का रेफरेंस कुछ सबसे पुराने वेदों से लिया गया है, जो जादू टोना, शाप और टोना के इर्द गिर्द है। अक्षय कुमार ने हॉरर मूवी भूल भुलैया में प्रियदर्शन के साथ काम किया था। ये उनके करियर की बेहतरीन फिल्म थी जो बाद में क्लासिक बन गई। अब देखना होगा कि भूत बंगला लोगों को पसंद आती है या फिर नहीं।